हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 10 पर दिए गए अनुच्छेद 1.5.1 वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.14 को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्रियाकलाप में यह जानने से पूर्व आप यहाँ पर अनुच्छेद में देख रहे होंगे वाष्पीकरण शब्द लिखा गया है आपकी किताब में। इसे आपको वाष्पन कर लेना है संशोधित करके। इस क्रियाकलाप में आप देख रहे हैं एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल लेने की बात कही गई है। साथ ही इसे खिड़की के पास या छत वाले पंखे के नीचे रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद एक खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे भी खिड़की के पास या छत वाले पंखे के नीचे रखने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल को अपने घर में या अपनी कक्षा में किसी अलमारी के अंदर रखने के लिए कहा गया है और इस स्थिति में कमरे के तापमान को नोट कर लेने के लिए भी कहा गया है। इन सभी अर्थात तीनों परिस्थितियों में वाष्पन में लगने वाले समय को नोट करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी वाष्पीकरण शब्द का प्रयोग है, इसे आप वाष्पन कर लेंगे। और इस क्रियाकलाप को बारिश के दिन में भी करने के लिए कहा गया है और अपने प्रेक्षण को लिखने के लिए कहा गया है। जब हम प्रेक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ आप ठीक से समझ लें कि हमें किसी भी घटना को घटित होते हुए सावधानीपूर्वक ध्यान से देखना है कि कब क्या और कैसे हो रहा है, या हमारे सामने कब क्या और कैसे घटित हो रहा है, किन परिस्थितियों में क्या हो रहा है। अच्छी तरह से हमें सामने घटित हुई घटना को देखना है और फिर जो कुछ भी हमने देखा है अर्थात हमने जो कुछ प्रेक्षण किया है उसे हमें लिख लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं। और इस प्रकार यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है वह वाष्पन से संबंधित है और जब हम प्रेक्षण लिख लेंगे तो उसके आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें इस क्रियाकलाप में हमसे कहा गया है कि हम अगर अनुमान लगाएं कि वाष्पन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, सतह के क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ वायु की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी तथ्यों के बारे में हम वाष्पन से संबंधित जो हमने प्रेक्षण किया है उसके आधार पर अनुमान लगाएं तो हम क्या पाते हैं उसे ही हमें समझना है। हम देखते हैं कि वाष्पन की दर निम्नलिखित यहाँ पर जो स्थितियाँ लिखकर बताई गई हैं आपकी किताब में उन स्थितियों में बढ़ती है। किन स्थितियों में? पहली स्थिति है कि सतह का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वाष्पन द्रव में सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और क्वथनांक से कम तापमान पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। और जो कुछ हमने प्रेक्षित किया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की प्रक्रिया
बढ़ जाती है। और ऐसा ही करने के लिए हम जो कपड़े हम सुखाना चाहते हैं उन्हें फैलाकर, इसीलिए कपड़ों को फैलाकर हम सुखाते हैं, जिससे वाष्पन की दर बढ़ जाए और कपड़े जल्दी सूख जाएं। तो इसे आप समझ गए होंगे। जब हम कपड़े फैलाते हैं तो उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और सिकुड़े हुए कपड़ों का जब से कपड़े सिकुड़े हुए होते हैं तो उनकी सतह का क्षेत्रफल कम रहता है, इसलिए वह उस स्थिति में वाष्पन की दर कम रहती है। परंतु जब हम कपड़ों को फैला देते हैं तो इस प्रकार कपड़ों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उन कपड़ों में जो द्रव होता है उन्हें वाष्पित होने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है और इसीलिए वाष्पन की दर बढ़ जाती है। दूसरा जो कारक है वह तापमान है। तापमान यदि अधिक होता है तो उस स्थिति में द्रव के कणों को पर्याप्त, या हम ये कह सकते हैं कि द्रव के अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण वे द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसी कारण जब तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसे आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम आर्द्रता में कमी करते हैं, आर्द्रता में कमी होने पर भी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। अब आर्द्रता किसे कहते हैं? इसे इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि वायु में जो विद्यमान जल वाष्प होती है उसकी मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं या नमी कहते हैं। वायु में सदैव कुछ न कुछ जल वाष्प मौजूद रहती है, उपस्थित रहती है, और इस प्रकार वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो वायु होती है उसमें एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प घुली अवस्था में रह सकती है, और जब उससे अधिक जल वाष्प होती है तो वह द्रव अवस्था में नीचे जो भी सतह होती है उस पर एकत्रित हो जाती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आसपास की वायु में किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प घुली अवस्था में रह सकती है, और जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक रहती है, अर्थात उसकी आर्द्रता अधिक रहती है, तब उस स्थिति में उसमें और जल वाष्प के रूप में नहीं रह सकता है, या अधिक मात्रा में जल वाष्प की मात्रा में उसमें वायु में नहीं रह सकता है। इसी कारण उस स्थिति में वाष्पन की दर घट जाती है। और जब वायु की आर्द्रता कम रहती है, अर्थात वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती है, उस स्थिति में वाष्पन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि जब वायु की आर्द्रता कम रहती है तब उसमें और अधिक मात्रा में जल वाष्प घुल सकती है या उसमें उपस्थित रह सकती है। इसके बाद चौथे कारक के बारे में अगर हम बात करें, जो कि वायु की गति में वृद्धि से संबंधित है। यदि हम यह पाते हैं कि वायु की गति बढ़ गई है या बढ़ जाती है, वायु की गति जब बढ़ जाती है तब वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु के तेज होने पर, जैसे हम अगर कपड़ों के तेज़ वायु में कपड़ों के जल्दी सूख जाने के उदाहरण को लें, तो तेज़ वायु में कपड़े जल्दी इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि कपड़े के जो आसपास की वायु होती है उसमें मौजूद जो जलवाष्प होती है वह तेज वायु के कारण कपड़े के आसपास से हट जाती है, और इस प्रकार जो नई वायु
कपड़े के आसपास उपस्थित होती है, मौजूद होती है, उसमें जल वाष्प की मात्रा कम रहती है, अर्थात कपड़े के आसपास की वायु की आर्द्रता कम रहती है। इस कारण उसमें और अधिक जल वाष्प मौजूद रह सकती है या घुल सकती है, और इसी कारण जब वायु की गति तेज रहती है तो कपड़ों में मौजूद या उपस्थित जो जल होता है, जो कि द्रव अवस्था में होता है, वह वाष्पन के कारण बहुत जल्दी वाष्पित होकर वातावरण में या वायुमंडल में मिल जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले जो ये 4 कारक हैं वो किस प्रकार वाष्पन की दर को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।